हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं अमित ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं अमित कुमार। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली वो महत्वपूर्ण ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं 30+ क्वेश्चन। 30+ क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं इतिहास के फर्स्ट चैप्टर से। इतिहास के फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय एवं विकास। इससे हम लोग 30+ क्वेश्चन करने वाले, वो भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कह सकते हैं आप। पूरी कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चन क्लियर होगी, 80+ को क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही मोटिवेशन मिलती है इससे, इसीलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आप लोग के लिए बनता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। यहाँ से हम लोग अगर दूसरे पेज पर सॉल्व कर ले तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर आपको पीपीटी अगर दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम दूसरे पेज पर जो है ना सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं और दूसरे पेज पर सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि एक देश था ऑस्ट्रिया। देश का क्या नाम था। देश का नाम था ऑस्ट्रिया। इसका चांसलर था मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तब मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था दोस्तों। ये मेटरनिख क्या करता था, तो न तो जर्मनी का एकीकरण होने देता था और ना ही इटली का एकीकरण होने देता था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा पूछेगा तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इटली वर्तमान में किस महाद्वीप में आता है। इटली जो है दोस्तों इटली एक देश है जो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इटली वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत में आता है। इटली बोले तो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत में आता है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस, अब देखिए वियना कांग्रेस क्या है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि 1815 में जो है नेपोलियन एक बार युद्ध हुआ था दोस्तों। तो नेपोलियन उस युद्ध में हार गया था। ठीक है, तो जो देश नेपोलियन को हराया था उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था जिसका नाम था वियना सम्मेलन। ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो वियना सम्मेलन था, जिसका नाम वियना सम्मेलन था। अभी वियना सम्मेलन क्या किया कि वियना सम्मेलन फ्रांस में पहले से जो राजा शासन करता था, पहले से वहाँ पे जो वंश शासन करता था उसी वंश के राजा, यानी पहले से कौन वंश शासन करता था, तो पहले से बुर्बो वंश वहाँ पर शासन करता था। अब बुर्बो वंश के जो वहाँ का बुर्बो वंश के राजा था उस समय में, तो लुई 18वां था बुर्बो वंश का राजा। तो लुई 18वां था। उसी लुई 18वां को क्या किया कि फिर से गद्दी पर बैठा दिया गया। लुई 18वां को फिर से गद्दी पर बैठा दिया गया और लुई 18वां वहाँ पर शासन संभालने लगा। तो फ्रांस पर वियना कांग्रेस द्वारा फिर से बुर्बो वंश का जो है पुनर्स्थापना करवा दिया गया था। देखिए यहाँ पे बुर्बो वंश डी नंबर में नज़र आ रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत में आता है। जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत में आता है। एक देश है जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत में आता है।
तो मैं बता दूँ कि जर्मनी एक देश है। जर्मनी क्या है? जर्मनी एक देश है। अब बोलेंगे शहर की ई जो है महाद्वीप, ये महाद्वीप किसको बोलते हैं? तो एक मान लीजिए ई है एक स्थल भाग। ये क्या है? एक स्थल भाग है। अब इस स्थल भाग के क्या है कि चारों ओर, इस स्थल भाग के चारों ओर पानी है। मान लीजिए ये पानी है, और ये स्थल भाग के अगर चारों ओर पानी है तो इसी स्थल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसी स्थल भाग को कहते हैं द्वीप। इसी स्थल भाग को कहते हैं द्वीप। अब देखिए द्वीप ये तो छोटका रहता है तो द्वीप कहता है, इसी से बड़ा बड़ा अगर साइज का रहता है ना तो उसी में महा लग जाता है। तो महा लग जाता है तो क्या बन जाता है? तो महाद्वीप बन जाता है। अब देखिए कि जर्मनी है ना, जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत में आता है? तो जर्मनी वर्तमान में यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत में आता है। तो कोई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? आपको बताना चाहूँगा कि जालबेरिन सबसे पहले था क्या। तो ये जालबेरिन था कि एक देश था बाबू साहब, प्रसा। देश का नाम था प्रसा। देश का नाम क्या था? ये प्रसा था। देश का नाम प्रसा था। और उस देश के व्यापारी मिलकर क्या किया कि वहाँ के राजा को क्या कहा कि साहब आज से आप लोग काहे टेंशन लेंगे, मैं सभी व्यापारी मिलकर आपको कर वसूल कर दे दूंगा। ठीक है। तो कर वसूलने के लिए ना उन लोग क्या किया कि एक संस्था बनाया। ये व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारी इस सबको इससे लाभ हुआ। ठीक है। तो वो बोला क्या, मैं कर जो है वसूल कर आपको दे दूंगा। तो राजा को लगा कि अरे भाई चलो कर तो वसूल कर वे लोग हमें दे ही देंगे। इसीलिए जालबेरिन संस्था कामयाब हो गई। अब जालबेरिन संस्था के जो वहाँ के सदस्य थे वे बोले साहब अगर मैं आपको कर वसूल के दे दूंगा तो आप मुझे कुछ छूट दीजिए। तो व्यापारी लोगों को जालबेरिन संस्था के द्वारा क्या मिला? तो छूट मिला। ठीक है। जालबेरिन संस्था के द्वारा छूट मिला। यही संस्था जालबेरिन संस्था के नाम से जाना गया। अब देखो जालबेरिन संस्था क्या था? तो जालबेरिन संस्था एक व्यापारियों का संस्था था। मैं अभी बता दिया था आप लोगों को। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो कला जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कॉन्ट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? एक था कॉन्ट काबूर। कॉन्ट काबूर जो इटली के एकीकरण में पूरा अपना भूमिका निभाया, तो उसको वहाँ के राजा विक्टर एमुनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपको पता होगा कि एक गुप्त दल था। ठीक है। कौन दल था? तो गुप्त दल था। वो गुप्त दल का नाम क्या था? तो गुप्त दल का नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी। इसी गुप्त दल के साथ जो है महाराज मेजनी का संबंध था। इसी गुप्त दल के साथ मेजनी का संबंध था। कौन गुप्त दल के साथ? तो यहाँ पर देखिए कार्बोनरी एक गुप्त दल था, उसी के साथ। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्या है कि अगला फ्रांस और प्रसा के बीच सन 1870 में युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा जो है जर्मनी के एकीकरण में जो लास्ट युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा में, वो युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा में जो युद्ध हुआ था सन 1870 ईस्वी में, वो हुआ था सेडोवा नामक स्थान पर। देखिए बी नंबर में है, तो सेडोवा नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो एगो संधि हुआ था, एगो संधि हुआ था। किसके किसके बीच में? मैं ये जिक्र कर देना चाहूँगा कि देश था रूस, रूस और तुर्की के बीच में। रूस और तुर्की के बीच में ये एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। किसके किसके बीच में? तो रूस और तुर्की के बीच में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। अब ये संधि हुई थी कब? मेन बात यह है कि ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि ना देखिए ये संधि
1829 ईस्वी में हुई थी। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला नंबर हम जब सवाल पर बात करते हैं तो अगला नंबर वही है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। ये जिक्र कर दिए हैं कि एड्रियानोपोल की संधि किसके साथ हुई थी, तो रूस और तुर्की के साथ हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि रूस और तुर्की के साथ कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई। एक क्रांति हुआ था जिसका नाम था नेपल्स की क्रांति। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो नेपल्स की क्रांति हमारे 1821 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो सेडान का युद्ध जो है एगो हुआ था सेडान का युद्ध, एगो हुआ था सेडोवा का युद्ध। कहीं कहीं पर आपको ये सीडान भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको सीडान भी लिखा हुआ मिलेगा। तो सीडान का युद्ध जो है वो हुआ था किसके किसके साथ, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ हुआ था। सेडान का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसके द्वारा किया गया था, तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किया गया था, एक महान थे उसका नाम था हेगेल। ठीक है, हेगेल के द्वारा ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का जो है व्याख्या किया गया था। अब देखो हेगेल बहुत बड़ा आदमी था, इसका मार्ग जो है वो मार्क्स ने भी अपनाया था, कार्ल मार्क्स जो थे। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन शायद 13 नंबर होगा कि 13 नंबर कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। अब देखिए फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद, किसका युद्ध के बाद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ एक संधि कब हुआ भाई साहब, फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद एक संधि होता है। वो संधि कब होता है, तो 1871 ईस्वी को ये संधि होता है। फ्रैंकफर्ट के नाम से ये संधि जाना जाता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो आपको पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 300 भागों को मिला करके एक 39 राज्यों का जर्मन राइन महासंघ बनाया। ठीक है, 300 भागों को 39 भागों में बांटकर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि 15 में कह रहा है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन के वंश की पुनर्स्थापना की गई, तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा। वियना कांग्रेस कब आया, तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस आया। और वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया कि फ्रांस में फिर से फ्रांस का जो शासक था, फिर से फ्रांस में जो वंश चल रहा था पहले से बुर्बो वंश, उसको स्थापित कर दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन हम मेरे हिसाब से होना चाहिए 16 है। अगला नंबर क्वेश्चन 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि फ्रांस और प्रसा दो देश में युद्ध हुआ। फ्रांस और प्रसा दो देश में युद्ध हुआ और ये दोनों युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो सेडोवा नामक स्थान पर दोनों युद्ध हुआ था। सेडोवा नामक स्थान पर हुआ था जिसको कहते हैं सेडोवा का युद्ध। तो सेडोवा के युद्ध हुआ। उसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और उसी फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सेडोवा का युद्ध जो है अंतिम युद्ध था जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए। तो सेडोवा के युद्ध के साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, आपको पता होगा एक था मेजनी नामक आदमी, जिन्होंने क्या किया कि जर्मनी के एकीकरण में इटली के एकीकरण में ये क्या किया कि इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ये इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेजनी ने दो संस्था का निर्माण किया। एक किया यंग इटली, क्या किया कि एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। वैसे आप समझ जाना, ये यंग है, ये यूरोप है, ये यंग है, ये इटली है, ठीक है। तो इतना संस्था का उन्होंने निर्माण किया था। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा, मेजनी साहब जी थे। अब देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था उस समय, जो है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की का नाम जरूर सुने होंगे। तुर्की किस पर कब्जा किया हुआ था? तुर्की कब्जा किया हुआ था यूनान पर, ठीक है। यूनान उस समय भी बहुत, कह सकते हैं ना, यूरोप के राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक था। तुर्की उस पर कब्जा करके बैठा हुआ था। तो तुर्की का शक्ति क्या हो गया था भाई साहब? तुर्की का शक्ति हो गया था कमज़ोर। तुर्की का शक्ति कमज़ोर हो गया था। अब तुर्की का शक्ति कमज़ोर होने की वजह से सारा यूरोप के लोग उसको क्या कह रहे थे? तो यूरोप के मरीज कह रहे थे, यूरोप के मरीज कह रहे थे। अब देखो, यूरोप के मरीज किसको कहा जाता था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए है वियना कांग्रेस कब हुआ? तो 1815 ईस्वी की बात है, ठीक है। नेपोलियन को हरा करके सभी लोग आए थे और वियना में एक सम्मेलन रखे, जो ही वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखे आपको समझ में आए हैं, इसलिए मैं जो है ना समझ में आने के लिए लिखे हैं, ताकि आपको जो है बाद में पीपीटी वगैरह मिले तो आप लोग ये घसा हुआ ना वो लिख के आप देख के आप जो है समझ सके। ये जो घसा हुआ है आप उसको देख के समझ सके, इसीलिए इतना घस रहा हूँ। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, 19 नंबर क्वेश्चन पर अभी है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बता देना चाहूँगा। देखिए क्या हुआ कि आपको अगर इस चैप्टर का पीडीएफ पीपीटी वगैरह लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है। आपको व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप ग्रुप का है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक ही मैं दे दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक ही मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा। आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ पे आपको एक लिंक ही मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप लोगों को ये सारी जो पीपीटी वगैरह आपको मिल सके। अगला नंबर क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की, शायद 20 है। हाँ, तो 20 कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण में जो है ना, इटली के एकीकरण में 3 महानुभाव थे। कितने महानुभाव थे इटली के एकीकरण में? 3। और जर्मनी के एकीकरण में मात्र एक ही था, ठीक है। एक था तो उसका नाम क्या था? तो बिस्मार्क नाम था। क्या नाम था? बिस्मार्क। देखिए क्या नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? अब देखिए इटली के एकीकरण में 3 गो लोग था, तो 3 गो लोग कौन था? तो एगो था जोसेफ मेजनी, एगो था कॉन्ट काबूर, एगो था गैरीबाल्डी। देखिए इसमें मेजनी है, कॉन्ट काबूर है और गैरीबाल्डी है, तो कौन बच गया? तो बिस्मार्क बच गया। तो बिस्मार्क गो ना, इटली के एकीकरण से बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर, ठीक है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस का राजा कौन बना था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का राजा फिलिप बना था, लुई फिलिप बना था।
1800 क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद। तो वो क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र के साथ आया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, अगला जो है ना, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण एक के आदमी मिल करके किया था। आपको भी पीछे में बताया है कि वो कौन था, तो बिस्मार्क था। बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रांस और प्रसा के बाद, फ्रांस और प्रसा जो युद्ध लड़ा था सेडोवा का युद्ध, उसके बाद 1871 में एक संधि होता है फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर, ठीक है। तो उसी को कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कहते तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। मोस्ट वीवीआई मान लीजिए, बहुत बार हम ये प्रश्न का जिक्र सुने हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी एक अति था कि इटली के एकीकरण में उन्होंने अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाया। वो पेशे से एक नाविक था। उसकी थोड़ी मैं जो है ना कहानी में जिक्र करना चाहूँगा कि वो पेशे से एक नाविक था। और क्या हुआ कि उन्होंने एक अपनी सेना बनाई, और सेना बनाने के बाद उन्होंने बहुत से क्षेत्रों को जीता भी। और जीतने के बाद उसको राजा बनने का शौक नहीं था। उसका मुलाकात जब विक्टर एमुनुएल से हुआ ना, तो उन्होंने सारा जो है अपना जो जीता हुआ राज्य था वहाँ के राजा जो थे विक्टर एमुनुएल, उसको सौंप दिए। और अपना खुद एक किसान के जीवन बिताने के लिए कहाँ चले गए, तो गांव चले गए। गांव में जाकर वो अपना किसान के जीवन व्यतीत करना चालू किए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अगर समझ में आ गई होगी तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, चाहे जो कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26। रक्त एवं लोह की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो रक्त एवं लोह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क जी ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, बिस्मार्क का मानना था कि अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, ठीक है, तो लड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने रक्त एवं लोह की नीति का अपना प्रतिपादन करते हुए जर्मनी का एकीकरण को संभव किया। अगला है किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो देखिए, यूनान जो था ना उस समय सभी देश के लिए यूरोप में प्रेरणा स्रोत था। अब देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। अब देखिए भाई साहब, ये चार्टिस्ट आंदोलन है क्या। तो चार्टिस्ट आंदोलन क्या है, देखिए कि एक कोर्ट था, कोर्ट में जज वकील वगैरह बैठे हुए थे। वहाँ पर कुछ अधिकारों के लिए जनता ने विद्रोह किया, ठीक है, उसी कोर्ट में। तो उसी को जो है चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना गया। ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था ये। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। अब जानते हैं, यूनान पर तुर्की का कब्जा था। यूनान पर किसका कब्जा था, तो यूनान पर तुर्की का कब्जा था। अब देखिए, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। कितने में, तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई। और 1832 ईस्वी में एक और संधि हुई। कौन, तो कुस्तुनतुनिया की संधि। और देखिए कि यूनान को यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में 1832 ईस्वी में ये जो देख रहे हैं उसमें कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। और कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा ही 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रियानोपोल की संधि किन दोनों देश के मध्य हुई थी। तो आपको पता है कि अभी भी मैंने चर्चा किया कि 1829 में एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी
वो किसके साथ हुई थी? तो 1830 में एड्रियानोपोल की संधि। देखिए एक पेज लेकर मैं समझा देता हूँ। सॉरी 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। 1829 में ना एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। उसके बाद देखिए 1829 में किसकी संधि? तो एड्रियानोपोल की संधि। एड्रियानोपोल की संधि ये किसके किसके साथ में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था तुर्की और रूस के बीच में। यहाँ तक आपको समझ में आ गई पूरी उम्मीद है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? देखिए मेरे हिसाब से लगता है कि इसका जो है, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन गलत लिखा गया है, ठीक है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियाई शासन के जो है ना अंतर्गत में, ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत में हंगरी था, ठीक है? यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है? देखिए ये 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई तुर्की और रूस के साथ। ये तो समझ गए आप लोग। देखिए आज हम लोगों के लिए इतना ही। हम लोग आज क्या किए कि 31 ऑब्जेक्टिव किए है ना, हिस्ट्री के चैप्टर 1 से, ठीक है? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो देखिए आप पीपीटी लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ लेने के लिए क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा, 2 लिंक मिलेगा, एक व्हाट्सएप चैनल का और एक ग्रुप का। एक व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा, एक ग्रुप का मिल जाएगा। तो आप दोनों में जुड़ जाइएगा, आपको पीपीटी पीडीएफ वगैरह और जो आने वाली सीरीज़ है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।